हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। सो आज हम जेकेएसएसबी के अकाउंट असिस्टेंट का अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग टॉपिक को कवर करेंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं और कितनी कितनी वीडियोस लगेंगी। तो आप लगा लो कि 40 से 50 वीडियो में पूरा अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग जो आपका सब्जेक्ट है 20 मार्क्स का वो पूरा कवर हो जाएगा। और मैं श्योर करता हूँ कि अगर आपने अच्छे से जो भी पढ़ाया मैंने वो प्रिपेयर किया होगा तो 18+ तो आ ही जाएंगे। बाकी आपकी प्रिपरेशन पे है, कितना आप कंसेप्ट को अच्छे से रीड करते हैं और कितने एमसीक्यूज़ लगाते हैं हर टॉपिक पर। तो शुरू करते हैं। आज मैं टर्म्स से शुरू करूंगा। जो अकाउंटेंसी की टर्म्स हैं इसमें 25-30 टर्म्स होंगी अकाउंटेंसी की। तो धीरे धीरे मैं हर टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर सपोज़ कोई डाउट रहता भी है तो कमेंट सेक्शन में करना कि कहाँ डाउट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट में ही डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहली टर्म है वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? बेसिकली एक इकोनॉमिक इवेंट है दो एंटिटीज़ का के बीच में। अब एंटिटी यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटिटी पता होना कि एंटिटी क्या चीज़ है। एंटिटी है वो, जैसे एक फर्म है, F1 और मोहन है। इस केस में जो पहली एंटिटी ये हो जाएगी और दूसरी एंटिटी ये हो जाएगी। एंटिटी हम बिजनेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। अब जैसे ट्रांजैक्शन क्या होती है कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक इवेंट हो रही होगी दो एंटिटीज़ के बीच में। अब जैसे इस केस में सपोज़ करके एक फर्म है F1 और वो मोहन से रॉ मटेरियल खरीद रही है 5,000 का। अब फर्म F1 है जो वो या तो मोहन को कैश में पेमेंट करेगी या बोलेगी कि उधार कर लो, बाद में मैं पे कर लूँगा। तो फर्स्ट केस में भी ट्रांजैक्शन होगी और सेकंड केस में भी ट्रांजैक्शन होगी। ये नहीं है कि जब मॉनेटरी वैल्यू उसी पेमेंट तभी पेमेंट की तो तभी ट्रांजैक्शन होगी और दूसरे केस में वो ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, तो पहले केस में भी ट्रांजैक्शन होगी और सेकंड केस में भी। सेकंड केस में क्या होगा, जिसमें अगर मोहन से उसने उधार में लिया है सामान तो उस केस में वो अपनी बुक्स होगी, जो अकाउंट्स की बुक्स होगी, उसमें रिप्रेजेंट कर देगा कि मैंने मोहन से 5,000 लिया और उसको वो पे करना है। तो उस तरीके से वो अपनी ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रांजैक्शन की एग्जांपल दी है रिसिप्ट ऑफ मनी और पेमेंट। जैसे पेमेंट ऑफ मनी और या तो कोई सामान खरीदा। अब एक केस है इसमें, जैसे अगर सपोज करके फर्म है F1 और कोई पर्सन आया ए, वो फर्म में आया, उसने बोला कि मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए। कोई ये ए जो है पर्सन है, ये गवर्नमेंट से है और उसने बोला कि मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स चाहिए। तो उस केस में जो अकाउंट्स की बुक होगी उसमें ये चीज़ रिप्रेजेंट नहीं होगी कि ए आया, क्योंकि इस केस में कोई भी मनी रिलेटेड इवेंट जो है वो इसमें नहीं हुआ है। तो इस केस में ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है? बेसिकली अकाउंट जो होता है, अब अकाउंट क्या है? अब जैसे मैंने बताया कि फर्म है F1 और मोहन है। तो अब मोहन से सामान खरीदा तो जो फर्म की जो अकाउंट की बुक्स होंगी, जो भी खाता बुक्स होंगी, उसमें क्या होगा, मोहन का एक अकाउंट बना होगा जिसके अंदर उसकी रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी वो आएंगी। तो अकाउंट क्या होगा? इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। इस केस में हेड कौन है? मोहन। तो कंपनी में बड़े सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब मुझे लगता है कि अकाउंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज़ मैं पहले बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा कि जो भी अकाउंट्स में डीलिंग करेंगे वो रिलेटेड टू एक फर्म के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि ये फर्म कर रही है, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर रही है, वो फर्म कर रही है, ना कि कोई पर्सन या ओनर कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती है? जैसे फिर से एग्जांपल लेके ही समझाऊंगा। तो जैसे ये फर्म है मेरी F1, इसके ओनर है ए। अब ओनर को पर्सनल यूज़ के लिए कोई जैसे 5,000
रुपए की ज़रूरत पड़ गई। अब जो कंपनी का अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, वो ये गया, उसमें से इसने 5,000 निकाल लिए। तो ये क्या होगा, अब जो फर्म होगी, फर्म की बुक्स में ये शो करेंगे हम कि ओनर ने ड्राइंग्स की है 5,000 रुपये की। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो ड्राइंग क्या होती है कि या तो विड्रॉल ऑफ मनी या गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जब ओनर या तो पैसे विड्रॉ करेगा, या क्या होगा, या तो पैसे विड्रॉ करेगा, या फर्म, जैसे फर्म है, वो है फर्म है स्टेशनरी की, उसमें अब जो ओनर है, ओनर के बेटे ने बोला कि मुझे 4-5 नोटबुक बुक्स की ज़रूरत है। तो क्या गया, ओनर गया, डायरेक्ट गया फर्म में से, और फर्म में से बुक्स उठाई और लेके आ गया। अब सपोज़ करके वो फर्म की जो सेलिंग प्राइस है वो 600 रुपया है, और फर्म को वो पड़ी थी 500 रुपया में। तो उस केस में ओनर सिर्फ 500 रुपये की लाइबिलिटी उसकी अराइज होगी, ना कि 600 रुपये। तो जो भी ड्राइंग होगी वो उसकी नेट वर्थ वैल्यू जितने में फर्म को पड़ी होगी, उतना ही अमाउंट ओनर को वापस करना पड़ेगा फर्म को। तो आई होप ड्राइंग्स भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि नहीं क्लियर हुआ है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको क्लियर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो आप वीडियो देखें ना, वो 2-3 बार, अगर समझ नहीं आए तो 2-3 बार देखें वीडियो। मुझे लगता है आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये टर्म्स। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है लाइबिलिटीज़। अब फिर से एग्जांपल लेके समझाऊंगा। जैसे फर्म है F1, वही पहले बताया था मैंने, मोहन है। तो मोहन से फर्म ने 5,000 रुपये का सामान खरीदा, लेकिन उधार पे। अब जो फर्म होगी, फर्म की एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। इसको जो भी उधार होगा वो एक किस्म की लायबिलिटी होगी फर्म को, कि उसने मोहन को वापस वो पे करनी है। अब अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। ओड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस को पे करनी है उसको बोलेंगे लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, एक है इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इंटरनल लायबिलिटी क्या होगी, जैसे फर्म है, जैसे फर्म है, जैसे ये फर्म है, तो फर्म का ओनर है। अब फर्म को ज़रूरत पड़ गई कि 50,000 मुझे अमाउंट चाहिए, तो ओनर ने अपने बैंक अकाउंट से 50,000 फर्म को दे दिया। तो फर्म क्या होगा, फर्म की ये लायबिलिटी हो जाएगी। ये कौन सी लायबिलिटी होगी ओनर के रिलेटेड, ये होगी इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होगी, जैसे किसी बाहर वाले का उधार पे करना है। जैसे फर्म ने मोहन से रॉ मटेरियल खरीदा उधार में, तो वो जो लायबिलिटी अराइज होगी, जो रोज़ होगी लायबिलिटी, जितने का भी रॉ मटेरियल उससे ख़रीदा होगा, वो जैसे 5,000 का ख़रीदा है तो वो आउटसाइड पर्सन की है, तो वो होगी एक्सटर्नल लायबिलिटी। और दो टाइप्स की लायबिलिटी है, एक है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है, तभी इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और जो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, वो क्या होती है, जो जिसका टाइम स्पैन 1 साल से ऊपर होता है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, जैसे गाड़ी का लोन हो गया 5 साल में, या अगर फर्म है उसने व्हीकल खरीदा है, 5 साल का लोन होगा, 5-6 साल का, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई फर्म पर। आई होप लायबिलिटीज़ अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करना। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टर्म है असेट्स। इस टर्म को अच्छे से समझना, क्योंकि आगे बड़ा यूज़ होगा कि असेट्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं असेट्स। अब प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी ओन की होगी ना, एंटिटी मतलब बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है, उसने जो भी प्रॉपर्टी उसकी होगी बिजनेस की, उस सब को हम क्या बोलेंगे, असेट। अब सपोज करके एग्जांपल से ही समझाता हूँ। जैसे एक फ़र्म ओपन हुई, मैंने एक फ़र्म खोली, उसमें मैं एक टेबल लेके आया, ओके, चेयर लेके आया घर से, और चीज़ें खरीदी मैंने, बैंक बैलेंस भी डाला उसमें मैंने 50,000 का।
ये सारी चीज़ें क्या होगी मेरी, ये सारी चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों को जो भी प्रॉपर्टी ओन की होगी बिजनेस ने, वो सारी क्या होंगी, आपकी असेट होंगी। तो असेट बड़े टाइप के होते हैं। असेट, एक बार डेफिनेशन भी रीड कर देता हूँ। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एंटिटी और बिजनेस एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द फर्म। इस लाइन का क्या मतलब, प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब जो भी मेरी असेट होगा उससे या तो डायरेक्ट मुझे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, या उसको मैं सेल करके कोई इकोनॉमिक बेनिफिट या उससे मुझे पैसा मिल सकता है, वो उसको बोलेंगे असेट। अब जैसे लैंड भी एक असेट है, अगर मैंने कोई बिज़नेस खोला उसके लिए मैंने लैंड खरीदी तो वो भी मेरा क्या है, असेट है। अब असेट टाइप्स, रियल असेट और फिक्टिशियस असेट। रियल असेट वो असेट होंगे जिनकी कोई ना कोई रियलाइजेबल वैल्यू होगी। जैसे अब लैंड है, जैसे एक असेट है, फर्म का असेट है लैंड, जहाँ पे फर्म है वो लैंड। तो अब अगर मैं लैंड को बेचूंगा तो इसकी कोई ना कोई रियलाइजेबल वैल्यू होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। तो ऐसे असेट्स को क्या बोलूँगा मैं, रियल असेट्स। और अब दूसरा है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस एसेट क्या होंगे, जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगी और इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होगी। जैसे फर्म ओपन करने के लिए मैं कुछ एक्सपेंसेस लगाता हूँ, मैंने फर्म ओपन की, उसके लिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किए या कुछ तैयार किया, अब और चीज़ें वगैरह अरेंज की, वो चीज़ें सारी क्या होंगी, पैसा तो मैंने खर्च किया उसका, लेकिन उससे मेरे को आउटपुट को वो नहीं मिला, उसको मैं बेच नहीं सकता या उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। तो वो सारे क्या होंगे, वो फिक्टिशियस असेट होंगे। ऐसे असेट मतलब इन फ्यूचर मुझे काम आ सकते हैं। जैसे अब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया, तो उसके बाद अब बिज़नेस चल पड़ा तो बेनिफिट तो होगा, लेकिन वो उनको मैं असेट की कैटेगरी में उनको बोलता हूँ फिक्टिशियस असेट। अब आगे मूव करते हैं, जैसे एक फिक्स्ड असेट और करंट असेट्स। अब फिक्स्ड असेट हो गए आपके जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और आगे करंट असेट। फिक्स्ड असेट बेसिकली वो असेट होते हैं जो मतलब जनरली मैं ख़रीदता हूँ ना तो कुछ टाइम रखता हूँ और फिर सेल करके पैसा कमाता हूँ। जैसे अब एक हो गया टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट क्या होगा, टेंजिबल असेट होंगे वो असेट जिनकी कुछ ना कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। जैसे लैंड, लैंड को मैं देख सकता हूँ या नहीं देख सकता। मशीनरी, मशीनरी वो भी आपका क्या है, टेंजिबल असेट है। तो इनटेंजिबल असेट हो गए जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिनकी कोई इनटेंजिबल असेट हो गए जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। अब जैसे कॉपीराइट, एप्पल एक कंपनी है, उसका कॉपीराइट है आईफोन का, ओके। तो एप्पल बना हुआ है ना, एप्पल बना हुआ है। अब ये इनका क्या है, सिंबल है, लेकिन इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना। तो ये क्या है, इनटेंजिबल। अब ये कॉपीराइट, ये इनका कॉपीराइट है, एप्पल सिंबल पे इनका कॉपीराइट है। तो इसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू तो है, लेकिन इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आई होप टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट समझ आ गया होगा। टेंजिबल असेट वो होंगे जिनकी कुछ ना कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी होगी, कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनकी। इनटेंजिबल मतलब उनको टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल असेट वो होंगे जिनको मैं टच नहीं कर सकता। जैसे जैसे आपकी आ गया कॉपीराइट, आ गए पेटेंट्स, आ गए। जैसे कोई चीज़ बनाता है कोई, तो उसका होता है ना कि उसका कॉपीराइट उसी के पास है, तो वो कॉपीराइट जो होगा वो उसी के पास होगा। वो भी एक किस्म का असेट है, उसको, उस कॉपीराइट को वह सेल करके मनी अर्न कर सकता है। लेकिन वो असेट कौन से टाइप का है, वो इनटेंजिबल असेट। नेक्स्ट आ गया लिक्विड असेट। लिक्विड असेट क्या होगा, लिक्विड असेट वो असेट होंगे जो विद इन ए मूवमेंट ऑफ टाइम कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे बैंक बैलेंस है, बैंक में मेरा कैश पड़ा हुआ है, तो मैं बैंक जाऊंगा पैसे निकलवा लूँगा, वो मेरा कौन से टाइप का असेट हो गया, वो हो गया लिक्विड असेट। जो थोड़े टाइम में कन्वर्ट हो जाए कैश में, उसको बोलेंगे हम लिक्विड असेट्स। फ्लोटिंग असेट, फ्लोटिंग असेट क्या हो गया, जिनकी वैल्यू, वो वाले असेट जिनकी वैल्यू चेंज करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। जैसे अब सपोज करके मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ,
रॉ मटेरियल खरीदता हूँ अपना सामान बनाने के लिए। मैंने, अब मेरी कंपनी है, कुछ रॉ मटेरियल खरीदती है, तो उससे मैं कुछ सामान बनाता हूँ। अब जो वो रॉ मटेरियल है, जब मैं सामान बनाने लग जाऊँगा तो रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब वो वाले असेट जिनकी वैल्यू कम होती रहती है या डिक्रीज या इंक्रीज हो विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग असेट। अब नेक्स्ट है वेस्टिंग असेट। वेस्टिंग असेट क्या है? वो वाले असेट जिनका बड़ा ही लिमिटेड लाइफ स्पैन हो और वो इरिवर्सिबली डिक्लाइन करते रहते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल माइंस हो गई, कोल माइंस हो गई। अब जैसे मैं कोल उसमें से निकालते जा रहा हूँ, तो वो असेट में कौन सा असेट है? वो उनकी वैल्यू कम होती जा रही है विद इन ए टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड, वो उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो वो मेरे वेस्टिंग असेट होगी। और दूसरे वाले क्या होंगे जो इसके अलावा जो वो क्या होंगे? नॉन वेस्टिंग असेट। अब आई होप समझ आ रहा होगा, तो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। गुड्स एंड स्टॉक। गुड्स वो वाली आइटम्स होंगी जिसमें जो कंपनी है या फर्म है हमारी वो डील कर रही है। अब सपोज़ करके जो मेरी फर्म है, वो स्टेशनरी की फर्म है, उसके लिए क्या होगा? नोट्स बुक्स हो गई, पेंसिल हो गई, इरेज़र हो गया, वो सारी क्या है? गुड्स है। आर द वो गुड्स है, तो आर द फिजिकल आइटम्स डेट आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। वो आइटम जो एक कंपनी खरीदती है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, कि मैं उसको बेच के फिर मनी कमाऊंगा, उसको बोलेंगे गुड्स। अब जैसे एक दूसरी कंपनी है, वो डील करती है वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसने भी अपने एम्प्लॉयज़ को नोटबुक्स प्रोवाइड किए हैं, कोई सामान वगैरह लिखने के लिए, या पेन वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं। तो उस केस में जो पेंसिल, पेन, नोटबुक्स होंगे वो गुड्स नहीं होंगे उस केस में, उस फर्म के लिए। तो ये गुड्स का जो कंसेप्ट है वो फर्म टू फर्म डिपेंड करता है कि वो फर्म किस चीज़ में डील करती है। अब जैसे वॉशिंग मशीन वाली फर्म है तो उसके लिए वॉशिंग मशीन गुड्स होंगी। आई होप क्लियर होगा। अगर नहीं भी क्लियर हो, वीडियो दोबारा से देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब स्टॉक क्या होते हैं? स्टॉक बेसिकली गुड्स है, लेकिन जो कंपनी में एट प्रेजेंट पड़े हुए हैं, मेरे पास कंपनी में एट प्रेजेंट पड़े हुए हैं, जैसे वॉशिंग मशीन की कंपनी है, एट प्रेजेंट मेरे पास 10 मशीन्स पड़ी हुई हैं, वो क्या पड़ा हुआ है मेरे पास? स्टॉक। उस चीज़ को मैं बोलूँगा स्टॉक, कि इतना स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है अभी, उस चीज़ को मैं बोलूँगा स्टॉक। अब स्टॉक दो टाइप के होते हैं, काफ़ी जब आगे हम देखेंगे जर्नल वगैरह में कि सुनेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? जैसे साल के शुरुआत से अगर देखें, कोई टाइम पीरियड मैंने लिया होगा कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में अपनी कंपनी की ग्रोथ देखूंगा। जैसे सपोज करके फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक मैं देखूंगा कि मेरी कंपनी ग्रो हुई या डिक्लाइन हुई। तो उस टाइम पीरियड में जो अब स्टार्टिंग डेट में जो भी मेरे पास स्टॉक पड़ा होगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक, और जो 31 मार्च को होगा उसको बोलूँगा क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक होगा जो, जैसे मैंने कोई ईयर लिया हुआ है कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, उस ईयर का जो स्टार्टिंग डेट होगी उस टाइम में जो भी मेरे पास गुड्स पड़े होंगे वो होंगे ओपनिंग स्टॉक, और जो एंडिंग डेट होगी उस पीरियड की, उस टाइम पे जो मेरे पास गुड्स पड़े होंगे वो होंगे क्लोजिंग स्टॉक। आई होप क्लियर हो गया। तो आई होप इतना काफ़ी है आज के लेक्चर के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, और अगर अपना कोई फीडबैक देना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना कि ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ भी ऐड ऑन करें या कुछ भी हो। तो देन थैंक यू।